हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में कक्षा 6 न्यू NCERT जो कि 2025 से लागू हुई है, तो उसे हम 2026 में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर इसका कौन सा है? 10वां, सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। जो अपने सजीव हैं, मानी हम जैसे प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें चैतन्य रहता है, मतलब कहते हैं मतलब जीवित है। तो उनके बारे में हम अन्वेषण करेंगे, जानेंगे और उनकी विशेषताओं का पता लगाएंगे आज के इस वीडियो में। आप लोग बने रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। चलिए तो हम भी तो ठीक है। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं जो प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। अवधि और आयुष छोटे बच्चे हैं, अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। ठीक है। देखो, सुबह सुबह घूमना, वॉक फॉर इन द मॉर्निंग इज द वेरी गुड हैबिट फॉर ऑल आवर अस। हम सभी के लिए सुबह सुबह घूमने की जो आदत है वो बहुत अच्छी है, हमें घूमना भी चाहिए। तो उसको वो भी अवधि और आयुष जो है अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, है ना, घूमने जाते हैं। अवधि घोंगे के कुछ खोल देखती है। खोल देखती, घोंगे होते हैं ना, समुद्री जीव होते हैं घोंगे, और वो कैल्शियम के खोल्स के अंदर रहते हैं, है ना, बना लेते हैं वो अपने आप ही, तो उनके अंदर रहते हैं। उन्हें उठाने लगती है और उनकी माताजी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। माताजी मना करती है कि भाई इसे आप क्या करो, मत उठाओ, क्या कीजिए, मत उठाइए, है ना, मत उठाइए। और बताती है कि यह खोल एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है। यह जो खोल है एक जीवित घोंगे का क्या हो सकता है? एक घर हो सकता है। क्या हो सकता है? एक घर हो सकता है। माताजी कहती है वास्तव में यह उसके शरीर का एक अंग है। ठीक है, यह उसके शरीर का क्या है? एक अंग, मानी उससे वो चिपका रहता है। ठीक है, वो उसे कवर करता है, उसे बचाता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है, उसके अंदर कोई जीव, कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है। शंख देखा आप लोगों ने? शंख भी एक समुद्री जीव का खोल होता है, उसके अंदर भी जीव होते हैं समुद्र के अंदर। जब वो मर जाते हैं तब जाके वो बाहर का उनका खोल खोल बचता है। आए बात समझ में? वो भी घोंगे ही हैं एक प्रकार के। बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ इस घटना को साझा करते हैं, बात करते हैं उनसे, और वे अपने शिक्षकों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा था, वह एक जीवित घोंगे का शरीर का अंग कैसे हो सकता है। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। कि हम सजीव और निर्जीव पर हम क्या करते हैं? डिबेट करते हैं। आ जाओ कि आज हम डिबेट कर लें। गुरुजी कहते हैं ऐसा। क्या गुरुजी ऐसा कहते हैं? अब उनके जो गुरुजी हैं अब डिबेट करना कर दिए हैं प्रारंभ, और हम अपने पास पहला ही आ चुका है क्रियाकलाप, है ना। प्रकृति में काफी सारे ऐसे जीव हैं जो जीवित हैं, काफी सारे ऐसे जीव हैं जो मृत हैं। ठीक है, मानी जो श्वास नहीं ले सकते, चल फिर नहीं सकते, है ना, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं हो, वे आपके निर्जीव होते हैं। राइट। अब चलिए मानी हम क्रियाकलाप करते हैं। 10.1 चैप्टर नंबर 10 है, और पॉइंट 1 मानी पहला क्रियाकलाप है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सभी जानते हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें और आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, रबर हो गया,
बस्ता हो गया, बुक हो गई, दीवार हो गई, पत्थर हो गए, दीवारों के अंदर ईंटें हो गई, पट्टियाँ हो गई, ऊपर पंखा हो गया, ठीक है, बिजली के तार हो गए। ओके, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, जो कि चल नहीं सकती हैं। आप पढ़ रहे हैं या खिड़की के पास एक कबूतर है, ठीक है। आप जब मतलब आप पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर है। वैसे कबूतर तो जीवित प्राणी है, वो तो सांस ले सकता है कि नहीं? वो तो क्या कर सकता है? श्वास ले सकता है, वो तो एक जीवित प्राणी है। आगे चलिए, इन्हें तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें जीवित या निर्जीव के रूप में पहचानें। तो अपने हिसाब से अपने को क्या करना है? समझ विकसित करनी है। क्या विकसित करनी है? समझ विकसित करनी है, और इन्हें बुक में मेंशन करना है, लिखना है। आगे बात समझ में आगे है। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए जरा, समझिए। अपने पास है कि पेंसिल है। पेंसिल मेरा अनुमान है कि सजीव है या निर्जीव है, तो निर्जीव है ना, क्योंकि ये श्वास नहीं ले सकती, तो निर्जीव है। कारण या टिप्पणी, आप यहाँ पे कारण देंगे कि ये चल नहीं सकती है, या श्वास नहीं लेती है, श्वास नहीं ले सकती, ये लिखेगी। सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर का कारण या टिप्पणी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। पुस्तक भी निर्जीव ही है। कबूतर जीवित है। कबूतर क्या है? जीवित है। कार निर्जीव है, बोले चलती है, लेकिन निर्जीव है, ठीक है ना। कार निर्जीव है, कार क्या है? निर्जीव है। पौधा जीवित है। पौधा क्या है? जीवित है, वो श्वास लेता है, वह श्वसन करता है। क्या करता है? वो श्वसन करता है, तो वो जीवित है। जो जीवित है वो श्वसन करते हैं, जो मृत है वो श्वसन नहीं करते हैं। आगे चलिए। वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है? वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है? कि सजीव ऐसा होता है, निर्जीव ऐसा होता है, तो वह केवल श्वास ही है, श्वसन ही है। सजीव और निर्जीव दोनों में जो भेद करने का जो पॉइंट है, वो केवल क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन है, ठीक है। चलिए, तालिका 10.1 को देखें। आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव है। क्यों है? आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव प्राणियों में क्या अंतर होता है? पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं? आपने पहचाना होगा कि गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीवों में होती है। जितने भी सजीव हैं वो गति करते हैं, मोशन करते हैं। जितने भी सजीव हैं वो गति करते हैं, मोशन करते हैं, श्वसन करते हैं। जो सभी सजीवों में होता है। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा, तो क्या इसका अर्थ है कि कार सजीव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कार के अंदर एक इंजन रखा हुआ है, वो एनर्जी देता है, उसी के कारण वो गति करती है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हो, लेकिन एक कार नहीं कर सकती। जैसे मैं खाना खा सकता हूँ, कार को खाना खिला के दिखाओ, खा लेगी क्या वो? नहीं, उसमें तो तेल चाहिए ना, लेकिन वो खाती नहीं, वो कंज्यूम करती है, ठीक है, ओके। वो एनर्जी में बदल देती है, लेकिन एक कार नहीं कर सकती। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण दे। मैं श्वास लेता हूँ, ठीक है। आप जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के समूह में बांटने का प्रयास करें, आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं कर सकते हैं। जो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी तुलना आप स्वयं करें, किसी दूसरे से नहीं करवाएं, है ना।
किसी दूसरे से आप नहीं करवाएं, उनकी तुलना जो है आप स्वयं करें। थोड़ा सा कि मैंने प्रकाश कम किया है, रीज़न है कि हाँ पीछे का बोर्ड नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है, आई थिंक दैट्स वाई मैंने हटा दिया है, प्रकाश कम किया है थोड़ा सा। अब जरा देखो कि अपने पास क्या आ चुका है, पेड़ पौधा आ चुका है एक। चलते हैं आगे। जो आपको एक कार के अलग करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए कार के आमाप आकार में आपने अपने आप वृद्धि नहीं होती, ठीक है ना। माने उसका जो आमाप है, हम उसको तेल खिला रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या वो वृद्धि करती है? नहीं करती है, अपने आप नहीं करती है। क्या इसका तात्पर्य है कि वह निर्जीव है? हाँ बिल्कुल निर्जीव है। अब कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन किन विशेषताओं का उपयोग किया? ठीक है, वो चल सकती है लेकिन उसके चलना अलग सिस्टम है, वो वृद्धि नहीं कर सकती, वो श्वास नहीं ले सकती है, ठीक है। उसकी ऑटोमेटिकली मतलब जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है वैसे निकल नहीं सकती है, ठीक है। अपनी चर्चा को जारी रखिए। ऐसी कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं जो सजीवों और निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं? अपने आसपास की पांच ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई पांचों वस्तुएं केवल इसीलिए सजीव है क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती हैं? अब वस्तुओं की भांति पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे उनकी ब्रांच बढ़ना ना, अगर किसी ब्रांच को काट दे तो वापस से आ जाती है, श्वास लेते हैं वो, है ना। पौधे में गति का एक उदाहरण है फूलों का खिलना। हाँ बिल्कुल, पौधों में गति अन्य उदाहरण के लिए कीट बक्सी पौधों में देखा जा सकता है, ठीक है। माने जो कीट बक्सी पौधे होते हैं उनमें गति होती है, मतलब उनका जो उनका पंखुड़ी है वो ऐसे खुली रहती है। अगर उसके अंदर कोई भी ऐसे खुली रहती है, यूं मुंह खोल के रखती है, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा जीव आ गया जो जीवित हो, कोई कीड़ा आ गया, तो उसे वो यूं खुला रहता है ना, यूं बंद कर लेता है उसको, ठीक है, और उसको दबाता है, आगे हम देखेंगे, और उसका रस चूस लेता है, मतलब रस का मतलब उसका जो ब्लड वगैरह चूस लेता है, ठीक है। कीट बक्सी पौधे अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। कीट बक्सी पौधे एक उदाहरण है ड्रोसेरा, ठीक है। कीट बक्सी का एक उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा कीट बक्सी का उदाहरण है। ये अपने पास ड्रोसेरा का पादप आ चुका है। इसका पादप आ गया ड्रोसेरा का, जो कि एक कीट बक्सी पौधा है, जो कि कीड़ों को खाता है। खाता नहीं है वैसे, दांत नहीं है उसके, चबाता है, मतलब उसके पास एक फूल सा रहता है, वो पंखुड़ी सी रहती है जिसमें वो दबा लेता है। फली होती है, मटर की फली जैसी होती है, समझ लो, वो खुली रहती है, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर कीड़ा आके बैठा, मक्खी आके बैठी, तो वो बंद कर लेगा और उसमें उसको दबाएगा, बहुत रस चूस लेगा मतलब उसका, ठीक है। कीट बक्सी पौधे का एक उदाहरण कौन है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की पत्तियां तस्तरी मानी सोसर, तस्तरी होती है ना, वैसी होती है, सोसर के आकार की होती हैं, जिनमें असमान लंबाई वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, माने उसके अंदर रोम्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ है। जब कोई कीट तस्तरी की सतह को स्पर्श करता है और बाल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, बाल क्या होते हैं? अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ लेते हैं,
अन्य कीटभक्षी पौधे में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। आरोही लताएं भी अपने समीप रखे किसी वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। आरोही का मतलब होता है किसी चीज के लिपट के जाने वाली जो लताएं हैं, लता माने तो वेल। आप समझे कि अपने यहाँ पे एक लौकी की बेल लगा रखी है और लौकी की बेल के अंदर का गुण होता है कि वो देखती है कि अपने आसपास कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके जाके वो चारों तरफ लिपट जाए। जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, ठीक है, या कोई डंडा हो गया या कोई ऐसा वायर हो गया, तो उस पर जाके लिपट जाती है, ठीक है। लेकिन उसे सहारा चाहिए, तो प्रतान के सहारे से वो चढ़ जाती है। प्रतान के सहारे से क्या हो जाती है? चढ़ जाती है। इसका तात्पर्य है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं, फिर भी वे गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी तुलना बचपन की तस्वीर से करें। क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहने थे या नहीं? क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। इसका कारण है कि आपके शरीर में वृद्धि है। आपके शरीर में क्या है? मोशन है, वृद्धि है। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। जो पौधे हैं और अन्य सजीव भी जो हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, मोशन करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, मोशन करते हैं, और उसी मोशन के आधार पर उन्हें विभेदित किया गया है। पौधे और अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीव की एक विशेषता? बिल्कुल। अगर कोई भी सजीव है तो वृद्धि करेगा, स्वाभाविक है, वृद्धि करेगा। उसका ये गुण होता है, उसका ये क्या होता है? गुण होता है, और इसी गुण के कारण वो वृद्धि करता है। ये उसका एक विशेष गुण होता है माय डियर। क्या होता है? उसका एक ये विशेष गुण होता है। जैसे मानव ही देख लो, मैं ही देख लो, अब मैं यहाँ आसपास क्या कर रहा हूँ? मोशन कर रहा हूँ, देखो, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें जिसमें हो तो समझ लेना कि वो क्या है? आपका सजीव है, ठीक है। श्वास भी लेता हूं, क्या श्वसन भी करता हूं, श्वसन भी करता हूं। आगे चले। सजीव को अपनी वृद्धि विकास के लिए भोजन माने पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे 5 सजीवों की सूची बंद कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के लिए जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है, मानव, पशु, पक्षी, पौधा, ठीक है, और जितने भी हैं समुद्री जीव, ये सब भी तो वृद्धि करते हैं। इन्हें भी पोषण की जरूरत होती है। बिना पोषण के तो कुछ संभव है ही नहीं। बिना पोषण के तो कुछ भी संभव है ही नहीं। आ गई बात समझ में? चले आगे। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। अगर कोई भी प्राणी है तो ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो वो है श्वसन। अगर कोई भी जीव श्वसन करना बंद कर दे तो जीवित रह ही नहीं सकता। अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे श्वसन करना ही पड़ेगा। अगर किसी पौधे को जीवित रहना है तो उसे श्वसन करना पड़ेगा। उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। मुझे श्वसन लेना है तो ऑक्सीजन में लूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। अन्य सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा सा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली गई श्वासों की संख्या गिनिए। आंकड़ों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं? ठीक है। अगर मैं कोई भी काम करूंगा, जैसे मैं बहुत जिम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी ऑटोमेटिक जो श्वास लेने की दर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं जितना मेहनत करूंगा उतनी मेरी श्वसन की जो दर है, जो प्रक्रिया है, वो बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है, बढ़ेगी। श्वसन करने की जो दर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मैं श्वसन लूंगा। क्या आप प्रत्येक स्थिति के बाद श्वासों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं? क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे हों,
उनके पेट की गति को ध्यान से देखें। जब श्वसन प्रक्रिया में जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं, खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में आती है। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना श्वसन क्रिया जो प्रक्रिया है उसका एक भाग है, पार्ट है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की पत्तियां की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, ये जो रंध्र होते हैं जो पौधे के शरीर में वायु को अंदर लेने और बाहर निकालने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। रंध्र का काम यही है कि जो श्वसन है उसको अंदर लेना, जो वायु है उसको अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यही रंध्र का काम है। यही किसका काम है? रंध्र का काम है। रंध्र समझ गए? आगे है, आपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए और थोड़ा सा डिस्कस करें अच्छे से। ठीक है, हाँ, अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए। उनसे अनुरोध कीजिए कि वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं, बिल्कुल बात सही है। आप अपने ग्रीष्म काल के दौरान कमीज पर कांख के आसपास पड़ने वाले सफ़ेद धब्बों को भी देखा होगा। कांख के आसपास हो गया, अपनी जो ये आंखें हैं ना, इसके ऊपर भी सफ़ेद एक परत वो छा जाती है। गर्मियों के अंदर जब हम चलते हैं पसीना सूखता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से जो स्वेट है, पसीना है, वो बाहर निकलता है। अपने शरीर के अंदर जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान ऐसा होता है। अपना जो शरीर है श्वसन नहीं करता, अपनी नाक से श्वसन होता है। ठीक है, ये धब्बे पसीने के कारण पड़ते हैं। शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन को बोलते हैं अपन। उत्सर्जन का मतलब है कि अपने शरीर के अंदर काफ़ी सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। जैसे मैं कोई भी खाना खाऊंगा, बाहर निकलेगा, स्वाभाविक है, तो बाहर निकलेगा, पचने के बाद मानी एनर्जी जो है उसमें से वो लेने के बाद जो बेकार की चीज़ें वो बाहर निकल जाती हैं। वही जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, और उसे बाहर निकालने की वो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वही आपकी उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जो लिक्विड चीज़ है, तो गर्मियों के दिनों के अंदर अपने शरीर के अंदर पसीना आके निकल सकता है, और हम सुबह सुबह जाते ही हैं, है ना, गटर के अंदर, तो वहाँ से हम यूरिया निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? यूरिया। और एक टॉयलेट जाते हैं, वहाँ से भी यूरिया। ठीक है, क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। ओके, यूरिया या फिर हम कहें नाइट्रोजनी पदार्थ, वे नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनी पदार्थ अपने शरीर में नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो वो अपने को बाहर निकालने होते हैं। यूरिया भी नाइट्रोजन का ही एक भाग है, उसमें भी लगभग 42% या 46% नाइट्रोजन होती है। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। जब श्वसन करते हैं तो वो कुछ मात्रा में क्या छोड़ते हैं? जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसको छोड़ देते हैं गर्मियों के दिनों में। दूसरी बात है कि उत्सर्जन जो वो करते हैं वो भी गोंद के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं?
गोंद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। गोंद होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ का गोंद हो गया, लाख हो गई, रेंजिन हो गई। ये वही पदार्थ है, ठीक है। आप आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों की सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास। एक मिनट। चलिए गाइस, चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे हो गया कि भाई जैसे बारिश के दिनों में देख लीजिए, तो बारिश के दिनों में तो किसी घास पर जो छोटी छोटी बूंदें आती हैं वो बाहरी वातावरण के अंदर जो ऊष्मा रहती है, या फिर हम कहें जो नमी रहती है, वो आती है ना। लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में, सुबह के मौसम में यदि उन पर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, तो वही कारण है कि वो क्या छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्सर्जन करते हैं, ये भी उत्सर्जन करते हैं। आइए अब एक अन्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूते पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए या आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू ले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी? आपकी जो प्रतिक्रिया है क्या होगी? आपकी जो प्रतिक्रिया है क्या होगी? कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। कोई भी वस्तु या कोई भी घटना सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अनुक्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, ठीक है। उद्दीपन कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अचानक से मेरे सामने कोई मच्छर उड़ के आ जाए तो मैं यूं करूंगा, मक्खी उड़ के आ जाए यूं करूंगा। मतलब मुझे मेरे माइंड से इंडिकेशन मिल रहा है कि हटाओ हटाओ, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है ये है आपका उद्दीपन, मानी अनुक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं, ठीक है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, तो यहाँ है जी हाँ, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम किसी पेड़ की टहनी को काट दें तो उसके घाव को भरना,
टहनी को हटा दे तो दूसरी टहनी वहां से निकल कर आना। ठीक है, उदाहरणार्थ है छुई मुई का, अगर हम उसको टच करते हैं छुई मुई के फूल को तो घूम जाता है, मुरझा जाता है, उसका पत्ता मुरझा जाता है। ठीक है, मानी लज्जालू या टच मी नॉट या मिमोसा पौधे को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसा कुछ पौधे ये देखो अपने पास है, ये अपने पास आ गई भाई, उद्दीपन प्रदर्शित कर रहा है। क्या करेगा, छुई मुई का पौधा है, उद्दीपन जरूर दिखाएगा। छुई मुई का पौधा क्या दिखा देगा, उद्दीपन दिखा देगा। जैसे ही आप इसको यूं टच करोगे पूरा का पूरा पत्ता यूं बंद हो जाएगा, ये पत्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। छुई मुई का पत्ता है, किसका पत्ता है, छुई मुई का है, यूं बंद हो जाएगा। ओके, आगे है कि बाद आप अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। विशेष तौर पर कुछ पौधे की एक दूसरे के सामने वाली पत्तियां आपस में पास पास आ जाती हैं। यह आंवले के पेड़ की बंद पत्तियां देखा जा सकता है। आंवले के पेड़ की जो पत्तियां वैसी इसकी पत्तियां होती है। समस्त सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने आसपास कुछ अन्य ऐसे पौधे पता लगाएं जिनकी सूर्यास्त के बाद पौधियां जो पत्तियां हैं वो बंद हो जाती हैं। आंवला हो गया, छुई मुई की पत्तियां हो गई, ये अनुक्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर है ना पानी का कंट्रोल होता है। पानी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। माने इनके जो इनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए कौन सा उद्दीपन उत्तरदायी है या जिम्मेदार, तो पानी वाला है। क्या आपने बिल्ली, कुत्ते या अन्य जंतुओं के बच्चे को देखा है। 5 अलग अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए कि क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल, कुर्सी, बल्ब के बच्चों को देखा है। ओ माय गॉड, ये तो बात सही है। ठीक है, मन जो सजीव है वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, जबकि निर्जीव बच्चे पैदा नहीं करते हैं। सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया है। जनन क्यों अनिवार्य है, प्रकृति में अपने जैसे जीवों को बढ़ाने के लिए। यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों, भोजन, वायु, जल आदि की उपलब्धता होने पर उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है, उसे मृत कहते हैं। मानी जो असक्षम रहता है, जो सक्षम नहीं होता है या फिर असक्षम होता है, वो क्या होता है, मृत होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, मृत होता है। क्या होता है, वो मृत होता है। मानी जो भोजन नहीं करे, वायु या जल की उपलब्धता होने के जो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं करें, तो वो एक तरीके से क्या है, मृत्यु है। ठीक है ना, क्या है, वो मृत है। क्या है वो माय डियर, मृत है। आगे है, उपर्युक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि सभी जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अंततः मर जाते हैं। इसमें से एक भी लक्षण का अभाव यह दर्शाता है कि वे निर्जीव हैं। अगर इसमें से किसी भी वस्तु में एक भी लक्षण नहीं है, जो मान लीजिए कोई ऐसा जीव जो मरता ही नहीं है ना, तो वो निर्जीव नहीं हो सकता है ना, सजीव नहीं हो सकता। ओके, वो निर्जीव भी रहेगा। है क्या कोई ऐसा जीव जो मरता नहीं, सब मरते हैं। अब जब आप यह जान गए कि सजीव की पहचान कैसे की जाए, क्रियाकलाप 10.1 को पूरा करने के लिए तालिका के शेष 2 स्तंभ 4th और 5th को भरिए। जब आप एक बीज को सजीव या निर्जीव श्रेणी में रखेंगे, ठीक है, तो जो बीज होता है वो तो खैर निर्जीव होता है, लेकिन बीज से जो पौधा बनेगा वो सजीव बनेगा। ठीक है, आइए जाने की पौधे में इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं का अन्वेषण करने के लिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं।
अगर उसे हम सही से सही एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो क्या वो जो बीज है वो पौधा बना पाएगा? नहीं। ठीक है। क्या आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? आप जानने को उत्सुक होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बीज के अंकुरण के लिए कि वो किस जलवायु के अंदर, किस वातावरण के अंदर, किस जलवायु के अंदर, किस वातावरण के अंदर उत्पन्न करता है। ठीक है, अंकुरित होता है। साथ में उसको कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश है या नहीं है, ये सब चाहिए। आगे देखेंगे। क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं? मैंने बताया। आप कैसे जांच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन परिस्थितियों का अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, हम यहाँ से प्रैक्टिकल के जरिए थोड़ा सा ये जो 6.2 एक्सपेरिमेंट है वो ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल अपनाए हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या है। कि भाई हमने 2 गमले ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने गमला लिया, है ना। अब यहाँ पे गमला ले लिया और पानी नहीं डाला और इसमें बीज लगा दिया और सूर्य का प्रकाश से क्या इसमें जो बीज है अंकुरित हो पाएगा? सूखी मिट्टी है, नमी चाहिए उसे, नहीं उगेगा। अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सूर्य का प्रकाश लिया और इसके अंदर जो बीज है वो ले लिया, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो क्या सूर्य उगे? क्या वो जो पौधा अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होगा? हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पानी भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, लेकिन सूर्य नहीं है, अंकुरित होगा या नहीं होगा? हमने बिल्कुल ये लिया, तो बताओ क्या है? यहाँ देखो लिखा है कि सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित गमला, इसमें जल है ही नहीं। अब जल नहीं है तो नहीं उगेगा। अब यहाँ पे देखो, सीधा सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक जल, बहुत ज्यादा जल ले लिया, तो क्या उग जाएगा? क्या नहीं, गल जाएगा वो। आगे पूर्णतः अंधेरे में नम मिट्टी युक्त गमला, अंधेरा है पूरी तरीके से, लेकिन इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सीधा सूर्य के प्रकाश में नम युक्त मिट्टी गमला, इसमें सही मात्रा में उगेगा। ये है अपने लिए, ये एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। हम किसान हैं, है ना। किसान का मतलब है हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के लोग सब जानते हैं, है कि नहीं, है ना। इनके बारे में तो जानते हैं, प्रकृति के बारे में तो बहुत जानते हैं, ये नहीं थोड़ा बहुत, नहीं बहुत। ठीक है, प्रकृति, जंगल और पेड़ पौधों के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किसान जो है वो फसल उगाते हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारे किसान हैं, ज़मीनें हैं, खेत है, फील्ड है। चलो, तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। आगे है कि वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए कि किसी बीज के अंकुर निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। किसी बीज का यदि अंकुर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं। अनुमान लगाएं कि क्या प्रत्येक गमले में बीजों का अंकुरण होगा। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए प्रत्येक गमले के विषय में अपने पूर्वानुमान तालिका में अंकित कीजिए। पूर्वानुमान क्या करेंगे आप? तालिका में अंकित करेंगे। और नीचे भी है क्या? और चले है क्या? नहीं है, ये तालिका है। इसमें जो आपके अनुमान है वो ऊपर के हिसाब से भरेंगे कि सूर्य का प्रकाश चाहिए नहीं चाहिए, वायु चाहिए नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, जल चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सारे इसमें भरेंगे और इसके अंदर लिखेंगे। पूरी डिटेल में आपको अभी समझा देता हूँ कि आगे इसमें क्या है। ठीक है, देखिए, अगर हम किसी भी पौधे को उगा रहे हैं तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा तभी वो पौधा उग पाएगा। सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, नमी युक्त मिट्टी भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। जो मिट्टी है उसमें उपयुक्त रूप में पोषक तत्व भी होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? अंकुरित होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया, पूरी की पूरी यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। आगे चाहिए, चलते हैं।
आगे चलते हैं। आगे है बीज के अंकुरण के लिए। बीज के अंकुरण के लिए जब सूर्य के प्रकाश से क्या क्या अनिवार्य है, प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना कीजिए। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल वायु उपयुक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरण के लिए परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति से अधिक परिस्थिति का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा? आइए समझते हैं कि वे परिस्थितियां बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती है। क्रियाकलाप 10.2 में निम्नलिखित परिस्थितियों के प्रभाव को देखे गए हैं। जल, बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से पूरा करने में सक्षम होता है। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। मान लीजिए बीज का जो बाहर का आवरण होता है ये बीज आवरण होता है। क्या होता है? ये बीज आवरण होता है। ठीक है, इस बीजावरण को क्या करता है? वो मुलायम करता है जल। ठीक है, इसके अंदर नन्हे भ्रूण को पौधे के रूप में विकसित होने में सहायता भी करता है। आगे है वायु और मिट्टी। वायु और मिट्टी, वायु और मिट्टी, वायु और मिट्टी, वायु और मिट्टी। माने बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीज के स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियां हमने सीखा कि फलियों के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। ठीक है, प्रकाश खैर अंकुरण के लिए तो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो जो है बीज वैसे ही मिट्टी के अंदर दबा रहता है, तो वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, कुछ को होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर अंकुरित होने के बाद बाहर निकल गया, तो बाहर निकलेगा तब उसके अंदर जो वृद्धि है तभी होगी जब वो शोषण करेगा तभी उसमें वृद्धि होगी, तभी उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो उसके लिए प्रकाश बेहद जरूरी है। अध्याय उचित आहार स्वास्थ्य का आधार में आपने सीखा है कि मनुष्य में उत्तम स्वास्थ्य और उचित वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके विचार से कौन सी अन्य परिस्थितियां बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगी? चलिए आगे चलते हैं। कैसी सरहदें ऐसी, आगे आ गया कोलियस, पता नहीं क्या चीज है, पढ़ते हैं देखते हैं। कोलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे, ये पौधे हैं कोलियस, इनके नाम है कोलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। मान इनके बीजों के लिए प्रकाश चाहिए अंकुरण के लिए। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है। वहीं कैलेंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। ठीक है, माने कुछ बीज ऐसे हैं जिनको मिट्टी से ढका जाना चाहिए, कुछ बीज ऐसे हैं जिनको मिट्टी से ढक दोगे माने अंधकार हो जाएगा, तो वो क्या है? वृद्धि ही नहीं कर पाएंगे, उगेंगे ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होंगे। अब आगे आ गया कि पौधे में वृद्धि एवं गति के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे।
ठीक है, आगे आ गया है कि पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश पौधे के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है? बिल्कुल, जिधर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा उधर ही उसकी टहनियां का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि उसी से ही वो श्वसन अच्छे से कर पाता है। उसी से क्या कर पाता है? वो श्वसन अच्छे से कर पाता है। आगे बात समझ में? आगे है, किसी भी पौधे को उल्टा रखे जाने पर उसकी जड़ और प्ररोह की वृद्धि किस दिशा में होगी? पानी की दिशा में होगी। ठीक है, उत्तर खोजने के लिए पर्याप्त क्रियाकलाप कीजिए। तो उत्तर खोजने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्रिया वाला कलाप करेंगे। क्रिया वाला क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। क्या कर देंगे भाई? ये कि क्रियाकलाप। देखते हैं कि कौन सा क्रियाकलाप है। कोई चित्र वित्र है क्या? हाँ, तो चित्र है तो हम इसी को समझेंगे और थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उधर जो क्या बोलते हैं ना, हमने क्रियाकलाप नंबर पढ़ा है, वो चित्र के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर अपने पास एक पौधा है सीधा, ठीक है, और ऐसे लगा हुआ है, तो हमेशा पौधे की जो जड़ है पानी की तरफ मूव करती है और पौधे की जो पत्तियां हैं या जो टहनी है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसे जो पौधे की जो पत्तियां, पौधे की जो जड़ें होती है जल की तरफ रहती है, तो इसीलिए जलानुवर्ती कहते हैं, जल की तरफ होना। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो ये घूम घाम के ही वापस नीचे आएगी, क्योंकि जमीन से खनिज तत्व, लवण और इनको क्या चाहिए? इनको पोषण चाहिए होता है। ठीक है, तो चाहिए, सीधा होगा वो डेफिनेट होगा। ठीक है, नहीं होगा तो खराब ही हो जाएगा पौधा, नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया आपके? बस यही इसके अंदर था। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे फिर आ गया है अपने पास, देखिए वापस से वही है कि अगर ये सही से पौधा था तो ये तो सही से वृद्धि कर रहा है, लेकिन इस पौधे को उल्टा कर दिया गया था। पत्तियां देखो सूर्य की तरफ गई और जड़ घूम के पानी की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, किसी भी पौधे का ये गुण है कि वो तभी जीवित रह सकता, तभी जीवित बना रहेगा जब उसको, उसकी जड़ों को तो पानी और पोषण मिले और उसकी पत्तियों को ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश मिले, तभी वो जीवित रह पाएगा। ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है, तभी वो अच्छे से क्या कर पाएगा? वृद्धि। और देखो क्या बोले कि बोले प्रकाश पर, जिस तरफ प्रकाश होगा उधर जाएगा, प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं, प्रकाश की तरफ क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। भाई आगे बात समझ में अच्छे से सबको? ठीक है, इस क्रियाकलाप के अंदर यही लिखा हुआ है। आगे हम वैज्ञानिक से परिचय करते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक जी हैं, कौन है? जगदीश चंद्र बोस, 1858-1937। जगदीश चंद्र बोस 1858-1937 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने पौधे के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप और विद्युत, गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को अंकित करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन से उन्हें मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन थी, वो इन्होंने बनाई थी और इससे वो पौधों की वृद्धि नापते थे। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपन को महसूस करते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा समय लग जाता है पौधे को अनुक्रिया करने में, लेकिन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जरूर करते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है। अब आ गया पौधे का जीवन चक्र। पौधे का जीवन चक्र है वो क्या है? पौधे का जीवन चक्र आगे है, मानी पौधे का जीवन चक्र
हमने सीखा कि अंकुरण के लिए अपेक्षित परिस्थितियां और पौधे कैसे बढ़ते हैं तथा गति प्रदर्शित करते हैं। आइए हम अब पौधे के संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों के विषय में जानें। ठीक है, कि भाई एक जो पौधा है अंकुरित हो गया, जो बीज है अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के लिए भी उसे एक पर्याप्त मात्रा में एक विशेष प्रकार का पोषण और एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उसी आधार पर वो वृद्धि करता है, अंकुरित होता है। फिर अंकुरण होने के बाद उसे एक विशेष प्रकार की और परिस्थिति चाहिए। दूसरी बात, किस प्रकार का पौधा है वो किस प्रकार के माहौल में, किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकता है, उसी प्रकार के पौधे वहाँ पे उग पाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ती है, तो खेजड़ी के पेड़ हो गए, बबूल के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में, कैर के पेड़ हो गए जिनके पत्ते बहुत कम होते हैं, जिनके पत्ते बहुत कम होते हैं, जैसे मरुस्थल के अंदर कैक्टस उग जाते हैं, है ना। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जो वहाँ पे उग जाते हैं जिनके अंदर पत्ते बहुत कम आते हैं, क्योंकि जिन पौधों के पत्ते बहुत कम होते हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। वैसे मरुस्थल में पानी भी कम मिलता है कि नहीं। राजस्थान का जो रेगिस्तान मरुस्थल है वहाँ पे खेजड़ी ज़्यादा मात्रा में, उसके पत्ते बहुत छोटे रहते हैं, इसी के कारण वो उनका उत्सर्जन बहुत कम होता है। जो जड़ें हैं वो गहरी जड़ें होती हैं, ठीक है, मतलब वो डेजर्ट में आसानी से जीवित रह सकते हैं काफ़ी समय तक बारिश नहीं होने के बाद भी। हाँ, ये है कि कम मात्रा में मिलती है, जो ऐसे पौधे हैं वो हमें कम मात्रा में मिलते हैं। आगे आ गया है क्रियाकलाप 10.4, आइए खोजें। एक फली का बीज लगाएं और उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थिति उपलब्ध कराएं। लगभग 3 माह तक नियमित रूप से उसका अवलोकन करें। जब भी आपको परिवर्तन दिखाई दे, अपने अवलोकनों को तालिका में बंद कर लें, और जब कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो दिनांक भी डालें उसमें तालिका में, और निम्नलिखित उत्तरों के बारे में आपको जानना है। जो निम्नलिखित कुछ उत्तर आपको प्राप्त करने हैं तालिका से, उससे कि अवलोकन से, कि किसी परिवर्तन के होने में कितना समय लगा। जैसे 2 पत्ते आने में कितना समय लगा, फिर 2 से 3 होने में कितना समय लगा, 4 होने में कितना समय लगा, 1 फुट का बढ़ने में कितना समय लगा, ठीक है। आगे, कितने दिन के बाद पहला फूल दिखाई दिया। फूल के कुछ भागों के सूखने के बाद क्या आपको कोई अन्य वृद्धि दिखाई दी। फूल के विशेष भाग किस प्रकार की संरचना में विकसित हुए। क्या आपने फूल से विकसित किसी बीज युक्त फली या फल को देखा। बीज युक्त फलों के बनने के बाद पौधे का क्या हुआ, इनके बारे में आपको क्या करना है, अवलोकन करना है चित्र के अंदर पूरा, ठीक है। अवलोकन कर लेंगे आप, इसके अंदर डाल देंगे, लिख देंगे। अब ये आ गया पूरा जीवन चक्र पौधे का, ठीक है। पूरा का पूरा एक जीवन चक्र है। यहाँ पे अपन यही डायग्राम से थोड़ा पढ़ लेंगे। पहली अवस्था, किसी भी पौधे को बनने के लिए एक अच्छी किस्म का बीज चाहिए होगा, ठीक है। बीज मिला, बीज को अच्छा वातावरण देके अंकुरित करना है, अंकुरित हुआ, उससे पौधा बना, पौधा बनने के बाद उसके पुष्प आए, पुष्प आने के बाद उसके फलियां आई, फलियां आने के बाद पौधा सूख गया, मर गया, और इस फली से वापस बीज प्राप्त हुआ। यही प्रोसेस चलता रहता है पौधे का, यही प्रोसेस है, ठीक है। मटर का पौधा हो गया, यह नहीं है कि हमने एक बार मटर का पौधा लगा दिया तो वो 50 साल जिएगा ना, सूख जाएगा। गेहूं एक बार लगा दिया, क्या उसको काट के दोबारा से फूट के उसी के गेहूं आ जाएंगे, नहीं, सूख जाता है, ठीक है। बादाम का पेड़ नहीं है कि उसके हर साल बादाम आएंगे, अमरूद का पेड़ नहीं है उसके हर साल अमरूद आएंगे, ठीक है ना। हम पौधे की बात कर रहे हैं, पौधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पौधे इसी प्रकार से अपना जीवन चक्र चलाते हैं और एक लिमिटेड समय में मृत्यु को वर्ण हो जाते हैं, मानी मर जाते हैं।
ये इन्हीं का ये जो चक्र है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? जीवन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है पूरा का पूरा? इनका जीवन चक्र कहलाता है। ठीक है, चले आगे। अब आगे आ गया है अपने जंतुओं का जीवन चक्र। जंतुओं में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, माता पिता से एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होने के बाद वो बड़ा बनता है। बड़ा होने के बाद फिर उसकी शादी होती है। फिर वो धीरे धीरे बुढ़ापा में आ जाता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बच्चे के बच्चे होते हैं। फिर ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, ऐसा ही चलता रहता है जैसे एक पौधे में चलता है। बस ये है कि पौधा श्वसन करता है, क्या बोलते हैं ना, एक जगह स्टेबल रहता है, अपन एक जगह स्टेबल नहीं रहते। वही है, हमने एक पौधे के जीवन चक्र के विषय में जाना। हमने देखा कि पौधे के जीवन चक्र में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समय के साथ जंतु कैसे बड़े होते हैं? विभिन्न जंतुओं के बच्चों के रेखा चित्र बनाएं और उनके नाम लिखें। उनके क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। मच्छर का जीवन चक्र, जैसे एक जीव का जीवन चक्र होता है उसी प्रकार से एक मच्छर का भी होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनका जीवन चक्र एक लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्या होता है? एक लिमिटेड होता है। आगे आ गया कि अपने आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट की ध्वनि सुनना हम सबके लिए एक अन्य अनुभव है। मादा मच्छर खून चूसने वाला कीट है जिसने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी अनेक बीमारियों का संचरण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों, स्कूलों के सूचना पट या जागरूकता अभियानों के माध्यम से जाना होगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम की जानी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में मच्छर पैदा होंगे, बीमार भी उतना ही करेंगे लोगों को। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं ये जनरेट करते हैं मच्छर। ठीक है, सलाह दी जाती है कि अपने आसपास कहीं भी जल इकट्ठा न होने दें। ऐसा क्यों? क्या स्थिर जल का मच्छरों के अंडे देने के साथ कोई संबंध है? बिल्कुल। अगर स्थिर जल है, बहते हुए जल के अंदर मच्छर अंडे दे भी देंगे तो बह के चले जाएंगे कहीं और पे। ठीक है, वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। अगर एक इकट्ठा जल है तो वहाँ अंडे देंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर दूसरे वाले पैदा करेंगे। इस प्रकार जनसंख्या बढ़ेगी तो खाएंगे तो रोग भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के दिनों में ऐसे कोई भी बर्तन नहीं रखें जिनके अंदर पानी भर जाए। अगर पानी भरा रह गया तो वहाँ पे डेंगू, मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पनपने की ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आसार ज़्यादा रहते हैं। आपने विद्यालय, घर, आसपास की स्थिर जल का पता लगाने के लिए सुरक्षा परीक्षण माने सेफ्टी ऑडिट का आयोजन कीजिए और यदि संभव हो सके तो किसी छोटे जीवों का अवलोकन करने के लिए एक हैंड लेंस माने हाथ का जो लेंस होता है वो कूलर के अंदर, गमले और अन्य खुले पात्रों ऐसे सामान्य स्थान होते हैं जहां स्थिर जल एकत्रित माने इकट्ठा होने की संभावना रहती है। आपको दो अलग अलग प्रकार के कर्मी का मतलब होता है जीव। कर्मी माने छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीव मिल सकते हैं, जैसे लार्वा या प्यूपा। ठीक है, लार्वा और प्यूपा ये मच्छर के ही स्टार्टिंग भाग है। ठीक है, माने उसी के जो अंडे हैं उन्हीं की ही स्थितियां हैं जो मच्छरों के विकास के दौरान उनके जीवन की दो विशिष्ट अवस्थाएं हैं। यदि आपको लार्वा या प्यूपा दिखाई देते हैं तो उनकी सूचना अपने मतलब घर वालों को दे कि भाई यहाँ पे लार्वा पड़ा हुआ है, कृपया इनको सल्टाओ। क्या करो? इनको सल्टाओ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझ लीजिए लार्वा होता क्या है।
लार्वा होता है, जो मच्छर होते हैं उनके अंडे ही होते हैं, ठीक है। अंडों को पोषण मिलता है। जैसे समझ लीजिए कि अपने पास एक भरा हुआ पानी है, साफ सुथरा है, गंदा हो सकता है। साफ पानी के अंदर अलग प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं और गंदे पानी के अंदर अलग प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं, ठीक है। उनसे जो बीमारियां होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की। जैसे गंदा पानी है तो उससे मलेरिया होता है, उसमें जो मच्छर है तो उनसे मलेरिया पैदा होगा। साफ पानी में अगर कोई मच्छर है तो उसे डेंगू होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है डेंगू, ठीक है ना। तो वही, तो यहाँ जो साफ पानी या गंदा पानी भरा हुआ है इसमें काफी सारे लार्वा हैं। इस लार्वा को देखा गया, ठीक है। यही मच्छर की क्या है, विशेष परिस्थितियां हैं। अगर हमें दिखाई दे जाए तो हमें उसके अंदर किसी प्रकार का कीटनाशक या फिर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। मिट्टी का तेल क्या करता है, मिट्टी का तेल उसकी पूरी सतह पर फैल जाता है और लार्वा को श्वसन लेने से रोकता है। और जब लार्वा श्वसन नहीं ले पाएगा, मर जाएगा तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी। शिक्षक को दीजिए मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के विषय में शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा करें। और प्यूपा के आकार में आपने क्या क्या अंतर देखा है वो भी आप, लार्वा और प्यूपा के आकार में आपने क्या क्या अंतर देखा है वो भी बताएं, ठीक है। कि लार्वा में तो भाई साहब टांग आ गई, प्यूपा के अंदर कोई टांग ही नहीं थी, हाँ। तो वो सब आप लोग क्या करें, अपने जो सहपाठी हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। आगे आ गया है अपने पास फिर से माय डियर, हाँ, जल निकायों में देखे गए मच्छरों के लार्वा और प्यूपा बार बार जल की सतह पर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि मच्छर के लार्वा और प्यूपा जल में रहते हैं और श्वसन लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वे श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आते हैं। श्वास लेने के लिए कहाँ आते हैं, जल की सतह पर आते हैं। मच्छरों के जीवन चक्र को किस प्रकार भंग किया जा सकता है वो भी अपने आप को बताना है। मैंने अपनी माताजी को स्थिर जल में मिट्टी का तेल मानी कैरोसिन छिड़कते हुए देखा है। वो ऐसा क्यों करती है, तो मैंने क्या कहा कि अगर स्थिर जल है तो उसमें हम क्या कर देंगे, मिट्टी का जो तेल है वो डाल देंगे। मिट्टी का तेल क्या कर देंगे, डाल देंगे। मिट्टी का तेल काम क्या करता है, मिट्टी का तेल काम करता है कि वह पानी की सतह पर फैल जाता है। क्योंकि आप जानते हो मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी का जो तेल है उसका पृष्ठ तनाव जल से थोड़ा शायद ज़्यादा होगा, मानी घनत्व जल से कम होता है। इसके कारण वो जल के ऊपर तैर जाता है और उस पर फैल जाता है। जब उस पर फैल जाएगा तो जो लार्वा होगा उसको क्या कर देगा, वो डुबा देगा। क्योंकि पानी का वो पृष्ठ तनाव कम कर देता है। पानी का क्या कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, लार्वा डूब जाएगा। लार्वा डूब जाएगा तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत बनाता है। यह परत जल को वायु से पृथक कर देती है और लार्वा और प्यूपा श्वास द्वारा वायु ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परिणाम तो वो मर जाते हैं, परिणाम तो क्या हो जाते हैं, मर ही जाते हैं। और दूसरा मैंने भी बता दिया कि वो पृष्ठ तनाव भी थोड़ा कम कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, डूब जाएंगे। आगे आ गया है कि क्रियाकलाप अपना है 5वां। आइए कुछ रोचक जाने। तो आप कैसे निर्णय करेंगे कि अंडा अवस्था के तुरंत बाद कौन सी अवस्था, लार्वा या प्यूपा पहले आती है। कल्पना कीजिए। तो हम कहेंगे कि जैसे पीछे हमने देखा था कि जो अपने पास एक क्या था, ये देखो, ये तो लार्वा है, ये प्यूपा है। तो प्यूपा पहले आएगी क्योंकि इसमें टांग आ रखी है, तो प्यूपा कंडीशन पहले आएगी। कौन सी कंडीशन पहले आ जाएगी, प्यूपा। कल्पना कीजिए कि आपको पोखर के जल से भरा एक पात्र दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा है। इनकी अवस्थाओं का सही अनुक्रम पता करने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना बनाएं। आप क्रियाकलाप सर्जन करने के लिए आप अवधि द्वारा बताए गई निम्नलिखित योजना की सहायता ले सकते हैं।
चरण 1 में मेरे पास जल से भरा हुआ एक पात्र है जिसमें मच्छर के लार्वा और प्यूपा है। चरण 2 में मैं 4-5 लार्वा और प्यूपा के को समान जल वाले अलग पात्रों में विभक्त करूंगी। तीसरे चरण में मैं इनका एक अवस्था से अगली अवस्था में परिवर्तन देखने के लिए प्रतिदिन इनका अवलोकन करूंगी। और चौथा है कि यदि लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है तो इसका तात्पर्य होगा कि लार्वा की अवस्था प्यूपा से पूर्व की थी। यदि इसका उल्टा होता है तो प्यूपा में परिवर्तन होता है तो इसका तात्पर्य होगा कि लार्वा अवस्था प्यूपा से पूर्व की होती है। यदि इसका उल्टा होता है तो प्यूपा की अवस्था लार्वा के पूर्व की होगी। मैं देखती रहूंगी कि मच्छर पहले किस पात्र में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो वो कंडीशन अपने को देखनी है। आगे आ गया है भाई साहब इसका चरण। ठीक है, सबसे पहले अंडे होंगे, अंडे के बाद लार्वा बनेगा, लार्वे के बाद प्यूपा बनेगा। ऐसा कैसे हुआ? इसकी जो टांग वांग कहाँ चली गई? मच्छर का जीवन चक्र है ऐसा है क्या? मैं भी उल्टा ही बोल रहा हूँ भाई, है कि भाई अंडा फिर लार्वा, ये है लार्वा, फिर इसके टांग वांग तो सब झड़ गई, इसमें तो है ही नहीं। फिर ये जैसे प्यूपा कहेंगे, फिर प्यूपा से फिर मच्छर बन जाएगा, इसकी आगे की टांगे ये सब बड़ी बन गई है। ओ माय गॉड, मतलब मैं ही गलत हूँ। फिर ये अंडा देगा, फिर वही चक्कर चलता रहेगा। ठीक है ना, चले कोई बात नहीं है, हो सकता है मेरे से भी गलतियां हो ही जाती हैं। चलिए, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था, तो ये चलता रहेगा, है ना। चलते हैं आगे। आगे आ गया अपने पास रेशम कीट, सिल्क मॉथ या मॉथ कहते हैं रेशम कीट। रेशम कीट भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। अंडा होता है, लार्वा होता है, लार्वा के बाद प्यूपा और वयस्क। लार्वा अंडर लार्वा के रूप में स्फुटित होता है और फिर आकार में बढ़ते हैं। और प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसी पदार्थ स्रावित करते हैं जो इसके चारों ओर लिपट जाती हैं। ये वो रेशे हैं जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में किया जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मानी KVIC ने रेशम के उत्पादों के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए। रेशम के उत्पादों के लिए अनेक केंद्र स्थापित किए। मेंढक का जीवन चक्र, अवधि और आयुष आज पूरी बाह की शर्ट और अपने पास फुल पैंट पहने हुए हैं। एक सप्ताह से रुक कर बारिश हो रही है। वे अपने सहपाठियों के साथ एक क्रियाकलाप करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अपने विज्ञान शिक्षक के मार्गदर्शन में थोड़ा सा चलने के बाद शिक्षक उन्हें बिना कोई छेड़छाड़ किए थोड़ी दूरी से सब कुछ देखने के लिए सचेत करते हैं कि भाई छेड़छाड़ नहीं करना, केवल आपको देखना है। आप सब भी बारिश के मौसम में एक मार्गदर्शक के साथ छोटे जल निकाय पर जा सकते हैं और उपयुक्त सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई एक उथले हुए तालाब पर पहुंचते हैं। यह स्थान पेड़ों और लंबे घासों से घिरा हुआ है। शिक्षक उन्हें बिना कोई छेड़छाड़ के लिए दूरी से मानी थोड़ी दूरी से ही कुछ देखने के लिए सचेत करते हैं। आप सब भी बारिश के मौसम में एक मार्गदर्शक के साथ छोटे जल निकाय पर जा सकते हैं। उपयुक्त सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए इस संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। आप तालाब के
किनारे जल की सतह पर सफ़ेद जेली जैसे किसी पदार्थ का अवलोकन कर सकते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ जल में या उसके आसपास उगने वाले किसी पौधे के साथ भी संलग्न हो सकता है। यह जेली जैसा पदार्थ मेंढक के अंडे का समूह होता है, ठीक है, जिसे जलांडक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दर्शाए गए मेंढक के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं की विशेषताओं को सुनिश्चित करेंगे और सही से देखेंगे। आइए देखते हैं सही से कि मेंढक का जीवन चक्र क्या है भाई, है ना। जो मेंढक है उसका जीवन चक्र क्या है, यू नो दैट वेरी वेल। कि सबसे पहले आपको किसी पेड़ के पत्ते पर मेंढक मिलेगा, मेंढक क्यों मिलेगा, हाँ, पेड़ के आसपास मेंढक तो होंगे ही होंगे, और वही मेंढक क्या देंगे, अंडे देंगे, ठीक है, अंडे देंगे, है ना। और उन अंडों को क्या के बाद ख से उन अंडों से क्या बनेगा, ये ऐसा सीधा मेंढक बनेगा क्या, हाँ, या ये बनेगा या ये बनेगा, बताओ क्या बनेगा। तो उसके बाद तो भाई साहब ये वाला मेंढक बनना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला बनना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला मेंढक बनेगा, और कुछ समय बाद इसकी जो पूंछ है ये टूट जाएगी जब ये चलेगा तब, और फिर ये वाला मेंढक बन जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मेंढक बन जाएगा। आगे हम इसको अध्ययन करेंगे अच्छे से। ये पूरी अवस्था है इसकी सही वाली, ठीक है, ये सही वाली अवस्था है, और यही अवस्था हमने ऊपर भी पढ़ी है। यहाँ से सबसे पहले छोटे अंडे होंगे, फिर इन अंडों से ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर इनसे बच्चे निकल जाएंगे, बच्चे के बाद फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा बनेगा, फिर बड़े बच्चे के बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसके टांग वांग आ जाएगी, फिर ये पूंछ भी टूट जाएगी, ऐसा बन जाएगा, फिर वापस अंडे देगा, और ऐसी अवस्था चलती रहेगी। अब इसमें थोड़ा पढ़ भी लेते हैं यहाँ से कि कुछ अवस्था ये एक साथ रखी गई हैं, और जैसा कि चित्र 7 में दिया है, 10.7 में कैक और चेतक, कै और अवस्थाओं को अवस्था फर्स्ट में रखा गया है। आपको मेंढक के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं मिलेंगी। आपको अंडा अवस्था जो भ्रूण अवस्था में परिवर्तित होती है। सेकंड में आता है आपका अंडा के बाद में टैडपोल कहते हैं यहाँ पे अवस्था, जिसमें पहले पूंछ युक्त तथा पैर विहीन प्रारंभिक अवस्था मिलेगी, ठीक है। फिर पीछे के पैरों के बाद की अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं मंडूकक माने होता है फ्रॉगलेट, ठीक है। जब पूंछ आ जाती है मतलब पैर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रॉगलेट, क्या कहेंगे उसे हम, फ्रॉगलेट, ठीक है। और उसी को मंडूकक कहेंगे। वयस्क मेंढक अवस्था चित्र जो यहाँ पे सही से दिया हुआ है पूरा का पूरा। निम्नलिखित कक्षाओं निम्नलिखित बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा करें कि मेंढक के अंडे उन अन्य अंडों से किस प्रकार भिन्न है जो आपने पहले कभी देखे हैं, ठीक है, कि उन अंडों से किस प्रकार भिन्न है, इनके बारे में चर्चा करनी है, चिन्ह बच्चों के साथ चर्चा करनी है। आगे देखें कि कौन सी अवस्था की अवधि सबसे कम होती है। अब जरा समझो कि जब भी मेंढक अंडे देता है तो अंडे देने से पहले इनकी अलग विशेष आवाज होती है जो मेंढकियों को आकर्षित करती है, नहीं मेंढकी आकर्षित करती है मेंढकों को एक विशेष प्रकार की आवाज निकाल के। फिर उनके बीच में संकरण होता है, फिर वो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे ने अंडे देते हैं। फिर अंडे को वो शायद पीठ पर रखते हैं, अंडे को जो मेंढक है वो पीठ पर रख लेता है और फिर वहीं से बच्चे निकलते हैं। देखेंगे आगे, इसके अंदर तो ऐसा दिया नहीं है लेकिन काफ़ी जगह मैंने ऐसा पढ़ा है, फिर भी कोई नहीं, देखेंगे एक दिन इसका एक अलग से लेकर आएंगे क्लास। क्या मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उनके आवास में कोई परिवर्तन होता है? उस अवस्था में विशिष्ट विशेषताएं किस प्रकार सहायता होती है? चित्र 10.8 का अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि टैडपोल के पिछले पैर विकसित हो गए
हैं, किंतु फिर भी उनकी पूंछ है। पूंछ जल में तैरने में सहायता करती है। धीरे धीरे टैडपोल छोटे मेंढक में दिखने लगते हैं। जो टैडपोल है छोटे मेंढक में दिखने लगते हैं, जिसे हम मंडूकक कहते हैं, और वे अब भी जल में रहते हैं, लेकिन कुछ समय स्थल पर भी बिताना आरंभ कर देते हैं। वे बड़े होते जाते हैं और उनकी पूंछ लुप्त हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है, लुप्त नहीं होती, टूट जाती है। उनके पैर बलवान हो जाते हैं, पैर मजबूत हो जाते हैं, जिससे उन्हें कूद कर स्थल पर आने में सहायता मिलती है। पूर्णतः विकसित वयस्क मेंढक बनने पर वे जल और थल दोनों में रहने लगते हैं। पूरी तरीके से वो मेंढक बन जाएंगे तो जल और थल दोनों जगह पे वो रहने लग जाते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि मेंढक ही एक ऐसा जीव है जिसे हम कह सकते हैं उभयचर। मेंढक हो गया, अपना कछुआ हो गया, ये उभयचर, ऊपर भी रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह रह सकते हैं। मछली नहीं हो सकती, और थोड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि जो अपना मगरमच्छ है वो भी बाहर रह सकता है। आपके विचार से क्या पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं? जंतुओं का जीवन चक्र पौधों के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है? ठीक है, माने जंतुओं का जीवन चक्र पौधों के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, पौधे और जंतु सजीव जगत का एक भाग है। वे अपने जीवन काल में अनेक परिवर्तन से गुजरते हैं। हमने सीखा है कि वे एक छोटा सा पौधा वृद्धि करके एक बड़े वृक्ष में विकसित हो जाता है। हमने यह सीखा है कि जंतु किस प्रकार वृद्धि करते हैं और बच्चे से वयस्क में परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक जंतु की यह एक भिन्न यात्रा होती है जो उसे अनोखा या विशिष्ट बनाती है। हमने प्यूपा को कीटों में और टैडपोल को मेंढक में परिवर्तित होते देखा है। इस प्रकार के परिवर्तन पौधे और जंतुओं में रहने और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। प्यूपा को कीटों में और टैडपोल को मेंढकों में परिवर्तित होते देखा है। इस प्रकार परिवर्तन पौधे और जंतुओं के जीवित रहने और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई भी जो जीव है अपने जैसे जीव उत्पन्न करके इस प्रकृति में जीवों का अस्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हमने भी उनका और उनके आवास स्थानों का अध्ययन करना चाहिए। अनेक आवास विकसित और सुरक्षित करके हम इस समृद्ध सजीव जगत में योगदान दे सकते हैं। ठीक है ना, देखो किसी भी जीव का जीवन चक्र हमें बाधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने जीवन के अंदर अगर कोई बाधा डालेगा तो हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अपने से छोटे जीव को यदि हम नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति से वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और प्रकृति पर डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम समझ लो कि छोटे जानवरों को मारते, जैसे एक जंगल है और जंगल से मान लीजिए एक जंगल है और उसमें बिल्लियाँ भी है, चूहे भी हैं, खरगोश भी हैं। अगर उस प्रकृति के अंदर से हम चूहे और खरगोश दोनों को हटा दें तो क्या बिल्ली जीवित रह पाएगी? ठीक है, नहीं रह पाएगी। बिल्ली को हटा दे तो बिल्ली को खाने वाला जो जीव वो जीवित रह पाएगा। ठीक है, उस जंगल के अंदर से जो बड़े जैसे शेर है, शेर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? क्या खरगोश को मार के खा लेगा इतने से उसका पेट नहीं भरेगा? उसे बड़े जानवर चाहिए, हिरण हो गया, ठीक है, और ऐसे जंगली भैंसा हो गया, जंगली गाय हो गई, ऐसी चीजों को मार के खा जाता है। अगर इन सब को हटा देते क्या शेर वहां जीवित रह जाएगा? घास खाएगा क्या वो? नहीं। उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर भी कोई बाधा डाले अपने से बड़ा जीव
या अपने से छोटा, जैसे सांप आ जाए डसने के लिए, तो क्या हम उसे जीवित छोड़ दें? नहीं। अपने वादा नहीं। क्या हम शेर को मारने जाएं तो क्या हमें मारने देगा क्या? ऐसे तलवार से चलटा देगा अपने को कभी? ठीक है ना? क्योंकि हम उसके जीवन में बाधा नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी जीव के जीवन चक्र में बाधा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो काफ़ी सारे हमने जो पॉइंट्स हैं वो पढ़े हैं, जैसे श्वास लेना, ठीक है, पेड़ पौधे और जीव श्वसन करते हैं तो वही श्वास है। गति करते हैं पेड़ पौधे और जीव, गति करते हैं। मृत, जिन्हें कोई भी जीवित जो कोई भी जीव है वो एक बार मरता है, या फिर हम कहें कि ऐसी वस्तु जो सांस नहीं लेती वो मृत कहलाती है। निर्जीव, ऐसी जीव जो सांस नहीं लेती निर्जीव कहलाती है। उत्सर्जन, कोई भी जीव अपने जीवन के लिए जीने के लिए भोजन खाता है। भोजन खाने के बाद उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका उत्सर्जन करता है, वही आपका उत्सर्जन, मानी बेकार की चीज़ों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पोषण, जीवित रहने के लिए खाना पोषण ही है। मंडूकक, ठीक है, मंडूकक ये उसका मंडूकक जो हमने देखा ना अभी, अरे मेंढक, उसका एक भाग है जो कि पूर्णतः मेंढक बनने से पहले की स्थिति है। प्यूपा, ठीक है, प्यूपा और ये जो है लार्वा, ये उसी के भाग है, किसी भी जो अपने मच्छर होते हैं उसके, ठीक है। अंकुरण, बीज का अंकुरण करते हैं प्रकृति एक पर्टिकुलर वातावरण में। जनन, मानी हमारे जैसे जीव पैदा करना, या कोई भी जीव अपने जैसे जीवों को पैदा करता है वो जनन कहलाता है। वृद्धि, कोई भी जीव या जंतु या पौधा अपने आप में वृद्धि करता है पोषण खा के। श्वसन तो हम करते ही हैं, मानी श्वास लेना, श्वसन मानी ऑक्सीजन को बाहर लेना और छोड़ना, वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। लार्वा अंडे के बाद का जो भाग होता है वो लार्वा कहलाता है। अनुक्रिया, ठीक है, मानी कोई भी पेड़ पौधा जंतु किसी विशेष प्रकार से अनुक्रिया करे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हाथ भी ला रहा हूँ तो अनुक्रिया चल रही है, ठीक है, ये अनुक्रिया है। या फिर कहें कि कह सकते हैं अनुक्रिया वही है, ठीक है ना। जीवन चक्र मतलब मैं हमारे माता पिता से जन्म लिया, जन्म लेने के बाद बच्चा, बच्चे के बाद वयस्क, वयस्क के बाद में बुढ़ा और बुढ़े के बाद में ऊपर, ये मेरा जीवन चक्र है। और हर एक का यही उद्दीपन भी यही है, किसी बात की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में पहुंच जाना उद्दीपन कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, मुझे उद्दीपन हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। या फिर किसी गर्म वस्तु को छू लूँगा तो यूँ तुरंत हाथ हटाऊँगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में जाएगी। सजीव, जो श्वसन करते हैं सजीव। टेडपोल क्या है? मेंढक वाला, मेंढक का ही छोटा पार्ट है, टेडपोल है, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़े हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कक्षा 10 की लाइव क्लासें ले सकते हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।